हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 2 है यानी कि विलियन। तो जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन से आज के इस वीडियो पे हम लोग 5 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मैं आंसर भी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो इसलिए अंत तक जरूर से देखिएगा। और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए वैसे जो आपका ये चैप्टर है विलियन चैप्टर, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके जो है यहाँ पर थ्योरिकल टाइप में क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका यहाँ पर मतलब परिभाषाएं होती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको जो है अगले वीडियो में जो है कवर कर देंगे। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से जो है आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो आपके यहाँ पर प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पर बात कर ले हम मोलरता की, ठीक है, और मोलरता की, तो इनसे संबंधित देखिए आपने देखा होगा जो परिभाषाएं होती हैं और इनके जो फार्मूले होते हैं वह बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता एवं मोलरता को समझाइए, ठीक है, और इसका सूत्र भी बताइए। तो देखिए इसमें सबसे पहले मोलरता क्या होती है और मोलरता क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन देखिए अगर आप इसका परिभाषा और फार्मूला जान जाएंगे तो देखिए अब जब आपको इसका सूत्र याद होगा तब आपके इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे, यानी कि अंकीय प्रश्न तो आ नहीं आने आपके इस चैप्टर से, तो आपको इनके जो है सूत्र जरूर से तैयार करने होंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मोलरता है क्या, उसके बाद हम मोलरता की बात करेंगे। देखिए मोलरता क्या होती है कि किसी विलयन में, ठीक है, जब कोई मतलब सोल्यूशन है, विलयन आप सभी जानते हैं, विलय और विलायक मिलकर क्या होता है, विलयन बनाता है। तो यहाँ पर बताया कि किसी विलयन के 1 kg विलायक में, ठीक है, यहाँ पर जो विलयन की मात्रा है उसमें क्या बताया गया है कि 1 kg जो है विलायक है, मतलब जो विलयन है उसमें आपका विलय और विलायक दो पदार्थ होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है 1 kg जो है ओनली क्या है विलायक है, ठीक है। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या हुई क्या होती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए अच्छे तरीके से बारीकी जो है थोड़ा समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता मोलरता और मोलरता में, आप लोग अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो विलयन होता है वह किससे मिलकर बनता है, तो विलय और विलायक से मिलकर। आप सभी जानते हैं जो आपका विलयन है, ठीक है, विलयन आपका जो होता है वह किससे मिलकर बनता है, तो ये आपका होता है विलय और आपका विलायक, ठीक है, विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपका विलयन है उसमें 1 kg विलायक, ठीक है, जो आपका विलायक है उसकी मात्रा कितनी है 1 kg, ठीक है, तो 1 kg इसकी मतलब विलायक की मात्रा है, और 1 kg विलायक में उपस्थित यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, मतलब जो विलय है इसके मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब जो आपका विलायक है वह कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। अब उस 1 kg विलायक में जो है विलय के जितने मोल घुलेंगे, ठीक है, वही क्या होगी, विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो देखिए काफी सिंपल सी परिभाषा है। बाकी इसको जो है यहाँ पर स्मॉल m से जो है डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से मोलरता का फार्मूला भी आपके सामने देखिए यहाँ पर है, मोलरता इक्वल टू यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का जो अणुभार है वह किसमें होगा, केजी में। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर केजी में है, तो यहाँ पर आपका ये केजी में ही होगा। इस प्रकार से इसका फार्मूला है। देखिए फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए परिभाषा तो आनी ही आनी है, ठीक है, ये 2 में से एक परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है। इसकी जो इकाई होती है वह क्या होती है, तो ये होती है मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोल विलय का मोल हो गया तो मोल है, और विलायक का जो अणुभार है तो यहाँ पर केजी में, तो इसलिए यहाँ पर आपका इनवर्स में चला गया। मतलब जो आपका मोलरता होती है इसकी क्या होगी इकाई, मोल केजी इनवर्स, ठीक है। तो मोलरता को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, काफी सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब बात करते हैं मोलरता की। देखिए मोलरता क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। बताया गया कि किसी निश्चित ताप पर, यहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर है वह क्या है, एक निश्चित ताप है, ठीक है। तो मतलब किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, ठीक है, जो आपका विलयन है उसके प्रति लीटर विलयन में, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर की बात कर रहे हैं, प्रति लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर है कि प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर क्या होता है, विलयन की मोलरता कहा जाता है। ये काफी सिंपल है, और इसको जो डिनोट करते हैं किससे, तो कैपिटल एम से। यहाँ पर इनका दोनों का यही डिफरेंस है, स्मॉल और कैपिटल एम का, ठीक है। तो यहां पर आपने समझा कि इसमें क्या होगा, 1 लीटर विलयन की बात करी गई, यानी कि इसमें क्या है, आयतन है आपका लीटर में, और इसमें क्या होगा आपका यहाँ पर केजी में है। मतलब यहां पर दोनों में डिफरेंस है क्या है, तो इसमें आपका जो विलायक वह क्या है, केजी में है, और यहां पर जो आपका लिया गया है वह किस में लिया गया है, जो आयतन वह लीटर में लिया गया, ठीक है। तो यहां पर आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहां पर लीटर में है और उसमें आपका केजी में, दोनों में क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका मोलरता का यही सिंपल सी परिभाषा है। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए
कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, जो टेम्परेचर है वह क्या निश्चित है, तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, ठीक है, जो प्रति लीटर विलयन होगा वहां पर क्या है, घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, घुलित विलेय पदार्थ की जो मतलब विलेय पदार्थ होगा, आपने देखा एक बार फिर से देखिए, यहां पर आपका जो विलयन है वह आपका विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, आपको पहले ही पता है, ठीक है। इसमें आपका जो विलायक है वह क्या है, यहाँ पर लीटर में, ठीक है, यानी कि आपका जो केजी में नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या लिया गया है आपके मोलरता के लिए, तो यहाँ पर लीटर में है, ठीक है। अब 1 लीटर यहाँ पर यानी कि प्रति लीटर की बात करेंगे, तो मतलब 1 लीटर की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो विलेय होगा, जितने आपके विलेय पदार्थ के जो मोल 1 लीटर विलयन में जो है घुलित होंगे, वही क्या होगा, एक निश्चित ताप पर वही आपकी हो जाएगी विलयन की मोलरता। तो इस प्रकार से मोलरता की यही परिभाषा है। बाकी इसका सूत्र आप लोग देख लीजिए, देखिए ये होता है मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल यानी कि देखिए विलेय के मोलों की संख्या है। अब विलेय के मोल ही तो आपके जो है विलयन में जो है मतलब जो है क्या हो रहे हैं, घुलित हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर आपका पूरा जो है विलयन का आयतन जो होगा वह लीटर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोलरता होगी। बाकी इसकी आपका जो इकाई होती है वह क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आयतन जो है लीटर में है, इसलिए यहाँ पर लीटर इनवर्स हो गया। तो मतलब यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और पहला क्वेश्चन यह काफी ज्यादा यार महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे आता है नियम। देखिए ये नियम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नियम है आपका हेनरी का नियम, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या होता है इसको समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में यह आपका बिल्कुल हर बार आता है 3 से 4 नंबर के लिए। तो हेनरी का नियम पहले समझते हैं कि इसको जो है दिया किसने था। देखिए यहां पर है कि सन 1803 ईस्वी में, ठीक है, हेनरी द्वारा यह दिया गया था, ठीक है। मतलब जो यह हेनरी का नियम कब दिया गया था, तो 1803 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर जो सन है इसमें कभी कभी क्या होता है, कई सारी बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी 1803 ही आप लोग लिखेगा तो ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो आप इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो सन 1803 ईस्वी में देखिए हेनरी द्वारा यह दिया गया था, ठीक है, हेनरी का नियम। अब ये मतलब वैज्ञानिक है एक प्रकार से। तो यहाँ पर दिया गया था यह नियम किसी द्रव में, ठीक है, यह नियम क्या करता है, मतलब इस नियम का उपयोग क्या है यह हमें पता होना चाहिए। तो यह नियम किसी द्रव में जो है गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। मतलब दोस्तों जैसे आप लोग मान लीजिए कि जैसे आपका कोई एक पात्र है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पात्र है, ठीक है। अब इस पात्र में अगर कोई द्रव भरा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई द्रव भरा गया है। अब इसमें आप लोग यहाँ पर जो है ऊपर से दाब डालें और इसमें मान लीजिए हम कोई गैस मिला दें, ठीक है। तो मतलब इसी जो ये आपका जो मतलब एक प्रकार से जो है द्रव है, इसमें जो गैस है अगर उसको हम लोग दाब डालें, यानी कि जो दाब का प्रभाव है तो उसको व्यक्त करेगा। मतलब इसमें जो है कितनी गैस जो है वह इस विलयन में यानी कि जो द्रव है इसमें घुलित हो रही है, इसी को व्यक्त करता है आपका हेनरी का नियम। तो इसमें देखते हैं इस नियम के अनुसार होता क्या है, पहले वो समझिए। देखिए इस नियमानुसार यानी कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो आपका इसमें जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, एक नियत रहता है, स्थिर रहता है। तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का जो द्रव्यमान है विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब एक छोटी सी परिभाषा आप और समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए यदि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, क्या बताया, यदि किसी निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब पी पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो उसका दाब है, उसका प्रेशर है जो उसमें हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, इसमें जो है गैस को मिलाना है। तो हम इसमें जो आप जो प्रेशर लगा रहे हैं, कि जो दाब लगा रहे हैं ऊपर से लगा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर बताएगा कि एक निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब पी पर किसी द्रव में दिए गए आयतन में, ठीक है, कोई आपका जो द्रव है यानी कि जो इसमें भरा गया है उसका जो आयतन है क्या है, एम है। तो एम ग्राम जो गैस घुली होती है, तो यानी कि जो गैस इसमें घुली है कितनी है, यम ग्राम। तब आपका जो इसमें मतलब हेनरी का नियम का है जो आपका परिभाषा के अनुसार कह रहा है, तो वह क्या होगा, यम अनुक्रमानुपाती पी। मतलब यहां पर एक बार फिर से देखिए, स्थिर ताप तथा स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस की, मतलब जो आपका द्रव का आयतन है उसमें जो गैस घुली था, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है विलयन के साथ जो है साम्य अवस्था में स्थित जो उसका जो दाब है, यानी कि जो उसमें दाब लगाया जाता है वह दाब क्या होगा, उस मतलब कि जो द्रव्यमान यानी कि जो गैस का द्रव्यमान है और जो आपका दाब है दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यही कहता है हेनरी का नियम। तो मतलब यहां पर आप सिंपल से इतना बता सकते हैं, मतलब कि आपका ये इस प्रकार से एक प्रकार से ये रूप आएगा। अब इसको आपको यहां पर समानुपाती नियतांक है, इसको हटाएंगे तो यहां पर आपका के लग जाएगा, और के आप मतलब यहां पर एक प्रकार से नियतांक है जिसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, ठीक है, कि क्या होता है, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो इतना तैयार कर लीजिएगा तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक आपका तीसरा क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन है कि परासरण दाब के मापन की बर्कले हार्टले विधि को समझाइए। और इसमें आपका दोस्तों एक डायग्राम आता है, मतलब यहां पर आपको इसको जो है चित्र के साथ तैयार करना है। तो इसका चित्र आपको कहां पर मिलेगा,
तो देखिए इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, मतलब जो आपका परस्पर दाब मापन की बर्कले हार्टली विधि है, इस पर आपको एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी बर्कले हार्टली विधि कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है तैयार जरूर से कर लीजिएगा। इस चैप्टर से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएं भी बताइए। देखिए जो यहां पर आपको राउल्ट का नियम वाष्प दाब अवनमन का नियम बताना है, ठीक है। अब इसमें आपको यहां पर ये नियम बताने के बाद इसकी जो सीमाएं हैं, मतलब यह कहां पर लागू होता है, ये आपको इसमें भी बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, किसी मतलब कोई विलयन है उसका मतलब सॉल्यूशन है, तो उसका जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब दोस्तों जो आपका यहां पर देखिए, यहां पर अभी इसका जो फार्मूला भी बताएंगे, तो किसी विलयन में विलयन का जो वाष्प दाब है क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय पदार्थ के वाष्प दाब के मोल प्रभाज के जो है बराबर होता है। तो यहां पर इसका फार्मूला है आपका P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए इसमें आपका PS और P क्या है और N1 और N2 क्या है, तो इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। समझिएगा यहां पर हम लिखा कि जहां P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। मतलब जो आपका P है दोस्तों क्या है, ये आपका विलायक का वाष्प दाब है, और जो आपका PS है वह क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। जहां S का मतलब हमने यहां पर सॉल्यूशन लिया है, मतलब आप लोग समझ जाएंगे। जैसे जो P है वह क्या है आपका विलायक का वाष्प दाब हो गया, और जो आपका PS है, S का मतलब सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, यानी कि विलयन मतलब सॉल्यूशन, तो PS मतलब विलयन, यानी कि आपका ये PS जो है विलयन का वाष्प दाब है। तो इस प्रकार से आप समझ गए। आप देखिए यहाँ पर N1 और N2 क्या है, तो N1 व N2 क्रमशः क्या है, विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए इसको सिंपल तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं, काफी आसान है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें जो है विलेय पदार्थ के जो है मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब ये आपका क्या है, विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, और ये विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज, यानी कि दोनों क्या इक्वल होते हैं आपस में। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यहां पर इसकी सीमाओं की बात करते हैं, क्योंकि सीमाएं भी हमें इसमें देनी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो इसकी सीमाएं होती हैं, यानी कि राउल्ट के वाष्प दाब और आपेक्षिक अवनमन जो नियम है हमने देखा, इसमें क्या है, इसकी जो सीमा है वह कहां पर लागू होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर फर्स्ट नंबर है कि राउल्ट का नियम जो है तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम विचलन जो है प्रदर्शित नहीं करता, यानी कि विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो राउल्ट का नियम है वो क्या होता है, तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि देखिए आपने जो है तनु और सांद्र ये सब चीजें सुनी होगी, तो आपकी भाषा में बता दूं, जैसे तनु विलयन का मतलब ये होता है जहां पर जैसे विलयन का मतलब एक प्रकार से पतला विलयन, जैसे कि वहां पर जो विलायक होगा वह आपका ज्यादा होगा और विलेय पदार्थ क्या होगा, मतलब कि एक प्रकार से कम होगा, तो ऐसा विलयन क्या होगा, वहां पर तनु हो जाएगा। अगर सांद्र विलयन की बात करें तो वहां पर जो विलेय होगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी और जो विलायक होगा उसकी मात्रा कम होगी। तो ये होता है मतलब तनु और सांद्र विलयन, ठीक है। अब इसमें यहां पर दूसरा है कि यह नियम जो है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। इसके अलावा तीसरा है आपका यहां पर वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। किस पर, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये तीन सीमाएं हैं, आप लोग को जो है सीमाएं भी याद कर लेनी है। इसके बाद यहां पर पांचवा क्वेश्चन देखना है। देखिए हम जो इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराशरी विलयन क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान, ठीक है, मतलब ऐसा विलयन जिनके जो परासरण दाब है समान ताप पर समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। काफी देखिए छोटी परिभाषा है। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब जो है समान ताप पर समान हो तो क्या होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। और दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता। तो यहाँ पर ये काफी देखिए छोटा सा है, और लेकिन हाँ 1 नंबर के लिए आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 1 से 2 नंबर के लिए अगर पूछा जाता है तो आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन बताए, 4 में से आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे हेनरी का नियम आ जाए, चाहे आपका परासरण दाब आ जाए, या बर्कले हार्टली विधि आ जाए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से, और आते ही आते हैं। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर से आपके आंकिक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वह इस चैप्टर से काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको मैं जो है एक वीडियो जो है प्रोवाइड कराने वाला हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के ऊपर, और बाकी फिजिक्स का जो है आपका चल ही रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल सीरियल वाइज जो है डेली एक वीडियो जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। यानी कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक वीडियो जो है डेली आता है, यानी कि एक दिन में आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी जो है प्रकार से हेल्प की जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना।